Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me, Dr.Sidharth Arora. And friends, we are continuing our series of UPSC RISE 60 days crash course. तो आज तक हमने कुछ ऑलरेडी वीडियोस कर लिए हैं ऑल द वे टिल फंडामेंटल राइट. सो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियोस वॉच नहीं किए, सो माय सजेशन टू यू वुड बी प्लीज वॉच दोस वीडियोस. ओके, इट विल बी इजी फॉर यू टू कनेक्ट जो हम आगे पढ़ते चले जा रहे हैं. Now, my friends, in this entire series, fundamental rights khatam ho gaya hai. So today we are starting with what is called as Directive Principles of State Policy, DPSP. Bada important topics, and my friends, very important topics. And I'm sometimes very surprised कि many students, many group of students, aspirants, वो इसको ध्यान से पढ़ते नहीं. And one of the reasons why इसको ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ा जाता है is because most of the time जो students है, जो aspirants है, वो लक्ष्मीकांत को follow करते हैं. और लक्ष्मीकांत में for some good reason, I don't know why, लेकिन डीपीएसपीस को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया गया. बट आई एम टेलिंग यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीपीएसपी इज द मिक्सचर बिटवीन पॉलिटी एंड गवर्नेंस. इसको छोड़ के मत चले जाना. मेजॉरिटी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं कनेक्टेड डॉट्स में आते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के. सो उनको जरूर करके चले जाना. इन द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम दैट इज अवेलेबल विद मी, मैं तुम्हें एटलीस्ट 360 डिग्री व्यू ऑफ डीपीएसपीस दे दूंगा. ऑब्वियसली यू आर वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड कि सब कुछ इस एक घंटे में नहीं हो सकता, बट वॉट एवर आई कैन शेयर विद यू, आई विल शेयर इट विद यू. ये हमारी अनअकैडमी पे सिंगल पॉइंट एजेंडा है. हम आपकी किसी भी तरह से हेल्प करेंगे टू ट्राई एंड इंश्योर दैट यू हैव अ रियलिस्टिक चांस. गारंटी वारंटी कुछ नहीं होती, बट रियलिस्टिक चांस तो लिया ही जा सकता है सर विद दिस टफ एग्जाम. यस, और हम आपका आखिरी दिन तक, आखिरी एग्जाम तक, प्रीलिम से लेकर ऑप्शनल तक, इनफैक्ट इंटरव्यू तक हम आपका साथ देंगे. एंड फॉर दैट पर्पस हम आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज लेकर आए. वन अमंग्स द कोर्स जिसको लॉन्च किया गया है, दैट इज अल्टीमेट क्रैश कोर्स टू क्रैक यूपीएससी सीएसई 2020. एक बार, जस्ट वंस, इन इसका एक दिन का टाइम टेबल देखो. अर्ली मॉर्निंग इज पॉलिटी, देन यू हैव हिस्ट्री, देन यू हैव इकोनॉमिक्स, देन यू हैव एनवायरमेंट करंट अफेयर्स. अगले दिन फिर से पॉलिटी. इंटेंस प्रिपरेशन इसको बोलते हैं, इंटेंस प्रिपरेशन. माय फ्रेंड्स, मैं तुम्हें फिर बार बार सजेस्ट कर रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप इस बात को समझ लो. जितनी जल्दी समझोगे उतना अच्छा है. दैट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सीएसई, यूपीएससी सीएसई एक ऐसी एग्जाम नहीं है जिसको अकेले एक्सपेरिमेंट करना चाहिए. ये समझदारी की निशानी नहीं है, ये कोई बहुत अच्छा विचार नहीं है. यू मस्ट गेट अ गाइड, यू मस्ट गेट अ मेंटोर, यू मस्ट गेट सम काइंड ऑफ कोचिंग. उसको आप जिस मर्जी नाम से, जिस मर्जी स्वरूप में ले लो, बट टेक इट. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सबसे इंटरेस्टिंग हियर इज कि अनअकैडमी ने ये प्राइसेस फॉर सब्सक्रिप्शन ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया है. जो मेरे फ्रेंड्स 2020 में अटेम्प्ट करे, 31 मई 2020 को जिनका एग्जाम है, बच्चे तुम्हारे पास अभी भी करीब करीब 2 महीना बाकी है. ये अपॉर्चुनिटी ले लो. टेक अ 12 month कोर्स which is available for 40,000 rupees, सिर्फ 40,000 rupees. सिड लाइव, SIDLIVE, मेरा कोड यूज करो, यू विल गेट एन इमीडिएट 10% डिस्काउंट एंड 36,000 में तुम्हें ये कोर्स मिल जाएगा. सर 1 year क्यों? क्योंकि तुम्हें लास्ट डे तक कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए. डोंट वेस्ट योर अपॉर्चुनिटी. जो मेरे फ्रेंड्स 2021 में अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर 22 में, फॉर दैट मैटर इवन 23 में ले रहे हैं बच्चे, ये तुम्हारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगी. 2+ years है तुम्हारा, 2 साल से ज्यादा. प्रिपरेशन स्टार्ट करो आज, अब, अभी, इसी टाइम. टेक अ 24 month कोर्स. टेक अ 24 month कोर्स which is for 48,000 rupees. इसमें कोड यूज करो सिड लाइव, SIDLIVE. सिड लाइव कोड यूज करते तुम्हें इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिलेगा. 43,200 में ये कोर्स विल बी योर्स. थोड़ा सा मैथ्स करो. 1 year कोर्स इज फॉर 36,000, 2 years course is for 43,200. सिर्फ 7,200 का फर्क है. प्रीलिम से लेकर ऑप्शनल तक all the subjects available. You are a wise gang of students. Take your decision now. ये तुम्हारा करियर है, हम तुम्हें साथ देंगे, but don't miss the bus. Take your decision now. आज का टॉपिक, सर, आज का टॉपिक is DPSP. Yes, the topic is DPSP. Full form, Directive Principles of State Policy. मैंने क्या बोला? These are Directive Principles of State Policies. देखो और समझो और इस 1 घंटे का पूरा फायदा उठाओ. मैं जो तुम्हें बताने वाला हूं, this is 24 कैरेट गोल्ड. अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो तुम्हें बहुत सारी चीजें क्लैरिटी हो जाएगी. कोई ऐसा पढ़ता नहीं है और 90% ऐसा पढ़ाते नहीं है.
नाउ व्हाट इज द पॉइंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या? सर ये डायरेक्शन है। सर डायरेक्शन से कौन दे रहा है? सर ये डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे रही है। वेरी गुड। तो ये डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसको दे रही है सर? ये डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट को दे रही है। सर ये क्यों दे रही है? ये इसलिए दे रही है ताकि सिटीजन्स का भला हो, वेलफेयर ऑफ द पीपल हो। Oh, so DPSPs are directions given by the Constitution of India to the state for the people. Okay. सर हमने फंडामेंटल राइट्स में भी ऐसे ही कुछ लेन देन देखा था। क्या देखा था? फंडामेंटल राइट्स इसके कॉन्ट्रास्ट में आर राइट्स गिवन by the Constitution of India to the citizen against the state. Against the state. Sir, characters वही है। क्या मैंने बोला? These are directions given by the Constitution to the state for the people. Fundamental rights are rights given by the Constitution to the individual against the state. ये सब मिक्सचर लग रहा है। देयर इज कुछ लेना देना। यस। तो इस पे एक सवाल हो जाता है कि डीपीएसपीस भी क्या मेरे राइट्स है? क्या ऐसा हम मान सकते हैं दैट डीपीएसपीस आर आल्सो योर राइट्स? इन अ वे यस, दीज आर योर सोशियो इकोनॉमिक राइट्स। क्या बोलते हैं इनको? दे आर योर सोशल इकोनॉमिक राइट्स। इन कॉन्ट्रास्ट फंडामेंटल राइट्स आर योर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। सर फर्क क्या है? इनको अलग अलग क्यों लिखा गया? इनको अलग अलग इसलिए लिखा गया बिकॉज डॉक्टर अंबेडकर डिड नॉट वांट एनी कंफ्यूजन। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी से डील करता है, पार्ट 3 डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डील्स करता है नॉन गारंटेड राइट से। दे आर नॉन गारंटेड राइट्स, इन अदर वर्ड्स दीस आर नॉन जस्टिसिएबल राइट्स। ओके, in other words यहाँ पर you will have guaranteed rights DPSP, in other words there are justiciable rights। सर justiciable मतलब अरे बाबा तुम्हारे अगर फंडामेंटल राइट्स किसी ने ले लिए तो तुम कहां भाग के जाते हो? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं सर, हाई कोर्ट जाते हैं। तो ये होते हैं जस्टिसिएबल राइट। इन अदर वर्ड्स डीपीएसपी अगर ले लिए तो सुप्रीम कोर्ट नहीं खुला है, नॉट एट ऑल। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉन जस्टिसिएबल राइट। तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे? सर बड़ा सिंपल है। तो एक साइड पे है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक साइड पे है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, part 4 of the constitution deals with DPSP. Very good. Part 3 starts with article 12 to article 35, part 4 starts with article 36 to article 51. Part 3 deals with rights which are civil and political rights, part 4 deals with socio-economic rights. Part 3 deals with guaranteed rights, part 4 deals with non-guaranteed rights. Part 3 deals with those rights which are justiciable, part 4 deals with what are non-justiciable. Are you clear? Do you understand the magic of this constitution? ऐसे पढ़ते हैं constitution, my friends. So Dr. Ambedkar ने लिखा part 3 of the constitution which are guaranteed rights and part 4 of the constitution which are non-guaranteed rights. So in other words ये DPSPs भी मेरे rights है। But sir आप बोल रहे हो, हमें क्या विश्वास है? हम कैसे इस बात को माने कि ये जो rights है, ये rights आर नॉन गारंटेड राइट्स? तो मैं कौन बोल रहा हूँ? पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, सर जो आप बोल रहे हो वो सच में है भी कि नहीं? आप बोल रहे हो डॉक्टर अंबेडकर ने इसी तरह से पार्ट 3 और पार्ट 4 को पैरेलली लिखा हुआ है, ये आप बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। कैसे? आर्टिकल 36 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पहला आर्टिकल है पार्ट 4 का। वेरी गुड। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 36 सेज डेफिनेशन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ड स्टेट has the same meaning as in part 3. In other words यहां भी उसी स्टेट के बारे में बात हो रही है जो कि पार्ट 3 में बात हो रही है। तो पार्ट 3 का जो फर्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 12। इट डिफाइंस द वर्ड स्टेट। देखो बच्चा क्या ब्यूटी है, तुमने कभी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा हुआ? ये बुक नहीं है माय फ्रेंड्स, दिस इज ऑसम। और जब तुम्हारी ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, रॉक सॉलिड आंसर्स आते हैं, तो एग्जामिनर के चेहरे पे स्माइल आते है, वाओ मैन क्या समझा ये। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल आर्टिकल 12, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल आर्टिकल 36। पार्ट 3 का पहला आर्टिकल आर्टिकल 12 कोई राइट नहीं देता, इट डिफाइंस द वर्ड स्टेट। पार्ट 4 का पहला आर्टिकल कोई डीपीएसपी नहीं बताता, इट डिफाइंस द वर्ड स्टेट। एंड द फाउंडिंग फादर्स आर वेरी क्लियर अबाउट इट। क्या बोल रहे हैं? दैट द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड स्टेट इन पार्ट 4 इज सेम एज पार्ट 3। ऑसम।
इन अदर वर्ड्स ये दोनों एक ही स्टेट से मुखातिब है, ये दोनों एक ही स्टेट को एड्रेस कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई यू हैव पार्ट 3 एंड पार्ट 4 इन द सेम स्पिरिट। सर लेकिन आपने बोला एक जस्टिसिएबल एक नॉन जस्टिसिएबल है, हाँ बिल्कुल, कहाँ लिखा हुआ सर, ये लिखा हुआ आर्टिकल 37 जो कि नेक्स्ट आर्टिकल है, उसमें बोला गया एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट, बड़ा अच्छे से लिखा हुआ, मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ, इतना सिंपल है। The provisions contained in this part shall not be enforced by any court। मुबारक हो, क्या मतलब, नॉन जस्टिसिएबल है। लेकिन ये डीपीएसपी फिर भी गवर्नमेंट को फॉलो करने चाहिए। क्यों फॉलो करने चाहिए? बिकॉज ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट को इंश्योर करता है। तो वर्ड क्या यूज किया हुआ है, ध्यान से सुनो, इसमें लिखा है बट द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस आर fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply this while making laws। मैंने क्या बोला, while making laws, डीपीएसपीस को फॉलो करना है while making laws। okay, so you are not supposed to understand DPSPs as justiciable or enforceable through the courts of law now, but you have to ensure that you have to understand the government, dear government, please follow DPSPs while making laws। ये लाइन कहीं लिख लो, while making laws आपको DPSP फॉलो करना पड़ेगा। वेरी गुड। सो 36 ने स्टेट बता दिया, 37 ने बता दिया नॉन जस्टिसिएबल। अब हम जाएंगे आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 38 में एक बड़ा प्यारा वर्ड यूज किया हुआ है। क्या वर्ड यूज किया हुआ सर? उन्होंने एक वर्ड यूज किया हुआ है सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। देखो, तुम्हारी डेफिनेशन ऑफ वेलफेयर कुछ और हो सकती है, मेरी डेफिनेशन कुछ और हो सकती है। तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी लिख दो, वो वेलफेयर है। लेकिन अल्टीमेटली स्टेट जो मर्जी करे उसका सिंगल एजेंडा होना चाहिए वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब उस वेलफेयर ऑफ द पीपल में तुम एजुकेशन देना चाहते हो, दे दो। एनवायरमेंट सुधारना चाहते हो, दे दो। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहते हो, दे दो। इट्स ऑल ओके। either ways one blanket structure that is available under which DPSPs वर्क करेंगे इस वेलफेयर स्टेट। और यहाँ पर एक ब्यूटीफुल वर्ड यूज किया, उन्होंने लिखा state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order। तो हमने बोला सर ये सोशल ऑर्डर क्यों होता है, व्हाट इज सोशल ऑर्डर? ओके, सोशल ऑर्डर क्या होता है? अरे डॉक्टर अंबेडकर जैसे जीनियस ने लिखा है ये। ओके, उन्होंने सब कुछ समझा दिया। उन्होंने बोला सोशल ऑर्डर वो होता है जिसमें जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल shall inform all the institutions of national life। Awesome सर, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तो मैंने कहीं और भी पढ़ा है। कहाँ पढ़ा हुआ है? प्रियम्बल में। तो डीपीएसपी एक्चुअली वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो प्रियम्बल में था। तो दिस इज हाउ यू स्टडी। ऑसम, दिस इज व्हाट इज इट। तो डॉक्टर अंबेडकर ने वो जो प्रियम्बल में लिखा, ओके, वही डीपीएसपी में उसकी रिफ्लेक्शन आ गई। Hence, we are trying to create a welfare state। क्या होता है welfare state? जिसमें social, economical and political justice हर part of national life में, of the social life का part हो जाए। So Article 38 is a very broad article। वैसे ही Article 39 is also dealing in certain things। तो हमने state को बोला, Constitution of India, state को बोलिए कि dear state, कुछ principles follow करना। बोले कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने? बोले कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करो, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। तो क्या क्या बोला गया? तो फर्स्ट बोला गया स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स, नंबर 1, कि हर सिटीजन, चाहे वो मेन और वुमेन हो, उनको इक्वली मेन एंड वुमेन मस्ट बी गिवन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड। सर हमने ये दिया है क्या? मनरेगा। ओके, क्या है? What is that? हम men and women को equal opportunity दे रहे, equal और adequate means of livelihood। Very good। फिर हमने ये बोला कि that the ownership and control of material resources of the state shall be so distributed so as to subserve the common good। मतलब क्या? मतलब ये कि जो state के resources है वो ऐसे distribute करो ताकि गरीब और गरीब ना हो, अमीर और अमीर ना हो। सर ये तो करीब करीब सोशलिज्म लग रहा है। यस, इसीलिए आर्टिकल 39 इज अ बिलीफ इन अ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। जब प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता, तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। दिस इज 100% प्योर गोल्ड। समझने की कोशिश करो।
यही बात है. सो वी वर अंडर द सोशलिस्टिक इन्फ्लुएंस, और ये हमने लिखा हुआ है. फिर लिखा दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट. सो हम मोनोपोली नहीं करने देंगे. ओके, हम कहीं पर सारे रिसोर्सेस को जमा नहीं करने देंगे. हम सबको, हम कॉमन मार्केट करेंगे. तो तुम उसी हिसाब से तुम ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर सकते, आप होर्डिंग नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि फला रिलीजन, फला रेस, कम्युनिटी, सेक्स, जेंडर एक्सेट्रा के बेसिस के पर हम आपको बिजनेस नहीं करने देंगे. सब कुछ करेंगे. फिर क्या है, दैट देयर शुड बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन. सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, जेंडर बायस नहीं होगा. अगर इक्वल वर्क हो रहा है तो इक्वल पेमेंट होगी. यहां तक हो गया आर्टिकल 39 ए बी सी डी. फिर ई और एफ बहुत ब्रॉड है. क्यों? क्योंकि हमने ई और एफ में ब्रॉडली ये बात बोला दैट द स्ट्रेंथ of the workers, the strength and the health of workers must be preserved. तो ऐसा क्यों यार? सिर्फ हम वेलफेयर स्टेट है, हम वेलफेयर स्टेट है, मतलब हम वेलफेयर स्टेट का मतलब ये है कि हम तुमको ऐसे अपॉर्चुनिटी देंगे काम करने का जहां पे तुम काम तो करोगे, लेकिन इट शुड नॉट बी इनअप्रोप्रिएट टू योर एज और इट शुड नॉट बी इनअप्रोप्रिएट टू योर हेल्थ. ओके, नाउ उसी तरह से चिल्ड्रन का क्या है? They should not be abused and that citizens are not forced by economic necessity to enter a vocation unsuited to their age or health. तो चाहे वो बच्चे हो, चाहे ओल्ड एज में हो, चाहे किसी को बीमारी हो, उनसे ऐसा काम ना कराया जाए जो कि उनके एज और हेल्थ के इनअप्रोप्रिएट हो. वेरी गुड. फिर बोला जाए चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटी. अब सर ये रेड में क्यों लिख दिया? क्योंकि ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में आया था, ये बाद में आया. आर्टिकल 39 सब क्लॉज एफ डील्स विद चिल्ड्रन. तो यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है. एक हमने आर्टिकल 24 किया हुआ है, उसमें एक्सप्लॉयटेशन था बट इट वाज ओनली प्राइमरीली रिलेटेड टू वर्क. ओके, यहां पर सिर्फ वर्क नहीं. यहां लिखा है दैट चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर एंड इन कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी दैट द चाइल्डहुड एंड द यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन नंबर 1 एंड मॉरल एंड मटेरियल अबैंडनमेंट. तो भाई स्टेट, तुम ना हर तरह से बच्चों का ख्याल रखो. ऐसे मत सोचो कि हम सिर्फ वर्क से या एक्सप्लॉयटेशन से बचा लेंगे तो तुम्हारा भला हो गया. नो, इट इज अ ब्रॉड थिंग. तो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, आर्टिकल 24 मस्ट बी रेड विद व्हिच आर्टिकल? इट शुड बी रेड विद आर्टिकल 39 सब क्लॉज एफ. एक फंडामेंटल राइट है, एक डीपीएसपी. वेरी गुड सर. तो हमारे पास आर्टिकल 38 हो गया, आर्टिकल 39 हो गया. नाउ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में एक और आर्टिकल आया एंड दैट आर्टिकल वाज आर्टिकल 39 कैपिटल ए. दैट इज Article 39 capital A, which was dealing with a very interesting socio-economic justice. तो हमने सोचा ऐसा क्यों? पहले इसकी वो देख लेते हैं हेडलाइंस. हेडलाइंस क्या है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. एंड मैं बड़ा सोच रहा हूँ यार, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, फ्री लॉयर्स को प्रोवाइड करने में सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस क्या है? सो मैडम इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने, या मैडम इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के समय ये पार्लियामेंट में ये अमेंडमेंट आया इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमने इस बारे में सोचा, हम इस बारे में विचार कर रहे. तो व्हाट आर वी थिंकिंग? तो हम लोग को ये पता चला यार, अगर किसी के पास पैसा है और किसी के पास पैसा नहीं है, तो किसी के पास बेस्ट ऑफ द लॉयर्स है, किसी के पास लॉयर ही नहीं है. तो जस्टिस, ओके, जस्टिस इज फेलिंग. यस सर, जस्टिस इज फेलिंग. तो हमको प्रोवाइड करना है सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस. तो वन वे ऑफ प्रोवाइडिंग सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इज एवरीवन गेट्स अ लॉयर. तो फ्री लीगल एड, तो यहां पे क्या लिखा है? स्टेट्स हैव सिक्योर्ड दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस. सब फिर से जस्टिस. यस, आर्टिकल 38 में भी वर्ड आया था सोशियो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस. वेरी गुड. तो यहां पे लिखा ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड शैल इन पर्टिकुलर प्रोवाइड फ्री लीगल एड बाय सूटेबल लेजिस्लेशन. अभी अभी हमने बोला था DPSPs आर मेड बाय पासिंग लॉस. ओके, और DPSPs आर एनफोर्स्ड बाय पासिंग लॉस. तो हम लोगों ने लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 पास किया एंड वी इंश्योर्ड इक्वल जस्टिस. ऑसम अपॉर्चुनिटी. देखो कहां से क्या कनेक्ट हो रहा है. आर्टिकल 39A बाय प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड क्या कनेक्ट कर रहा है? सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस. ऐसे पढ़ते हैं माय फ्रेंड्स पॉलिटी, रटते नहीं है. ओके, समझते हैं हो क्या रहा है. ओके, तो इतना पहले तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए इस सब्जेक्ट की, क्या यार ये फ्री लॉयर 39A में कहां से 38 से कनेक्ट हो रहा है, 38 कहां से जाकर प्रीएम्बल से कनेक्ट हो रहा है, तब मार्क्स आते हैं माय फ्रेंड्स. वो होता है स्टेलर आंसर्स. राइट.
So start preparing this exam for like worthy of this. ये IAS एग्जाम है, स्कूल लेवल एग्जाम नहीं रट लिया, won't happen. तो मैडम इंदिरा गांधी का क्या माइंडसेट है? What is the parliament's का mindset here? The mindset over here is that when you are giving free legal aid, you are ensuring equal opportunity of justice. और वो justice जो कि हमारा ऑलरेडी आर्टिकल 38 में प्रॉमिस था. वेरी गुड. फिर आया आर्टिकल 40. ये गांधीयन प्रिंसिपल है. गांधीयन प्रिंसिपल क्या है? महात्मा गांधी का एक बड़ा विश्वास था दैट लोकल गवर्नमेंट मस्ट बी मेड फॉर लोकल प्रॉब्लम्स टू बी डेल्ट विद. वो उन्होंने अपने स्वराज मॉडल में ग्राम स्वराज का भी नाम लिया था. ओके, तो उनका था कि ग्राम स्वराज था. अब ग्राम स्वराज को हम एनफोर्स कैसे करेंगे? सब पहली बात तो मुझे ये सरप्राइज है कि अगर गांधीयन प्रिंसिपल था, सो डॉक्टर अंबेडकर एंड द रेस्ट ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको पहले दिन ही आर्टिकल में क्यों डाल दिया? ओके, किसी आर्टिकल में डाल देते. ये पार्ट आर्टिकल 40 में डाल के डायरेक्शंस क्यों दे दिए स्टेट को कि जब भविष्य में किसी दिन टाइम मिलेगा, फुर्सत होगी, उस दिन बना देना? नो माय फ्रेंड्स, इसका एक रीजन था. रीजन ये था that at the commencement of the constitution India was probably not ready for all this. ऐसा क्यों बोलते हो सर? क्योंकि there were two very major players in the persons, in very eminent people in the Constituent Assembly. One was Pandit Jawaharlal Nehru, the other one was obviously Dr. Ambedkar. Dr. Ambedkar को ये डर था, he had the fear कि अभी villages are not ready to get this power. Okay? अभी वहाँ पे बहुत poverty है, अभी बहुत illiteracy है, they are not ready for that. एंड उसी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक तो स्टेट होते हैं, एक यूनियन होता है, फिर अभी हम रजवाड़ा से निपट रहे हैं, उन दिनों हैदराबाद की भी प्रॉब्लम थी, कश्मीर की भी प्रॉब्लम थी, तो पता चले एक और यूनिट बन जाए. तो ही थॉट दैट इट विल नॉट बी वेरी स्टेबल फॉर इंडियाज यूनियन. दैट इज व्हाई ये बोल दिया गया. व्हाट वाज द लैंग्वेज? द स्टेट शैल टेक steps to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary for them to function as units of self government. तो अभी हम लोगों ने बोला यार चला लो, लेकिन अभी के लिए तुम्हारे पास हम पावर नहीं दे रहे. इट वॉज फॉर लेटर इन द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992. इमेजिन 42 years later when PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी और 73rd अमेंडमेंट 1992 में पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 243 to 243O, दैट इज द 11th शेड्यूल डाला गया, और यू हैड व्हाट आर कॉल्ड एज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. तो आर्टिकल 40 एनफोर्स करते करते एक पूरी कहानी है. आई होप यू वॉच. अगर तुमने नहीं देखा है या तुमने नहीं पढ़ा तो प्लीज पढ़ लेना. लोकल गवर्नमेंट, सो ऑल द वे फ्रॉम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, बलवंत राय मेहता कमेटी, नागौर सादिक अली कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, देन राजीव गांधी trying to pass that amendment, and then comes PV Narasimha Rao's government of 73rd amendment, and then later the PESA Act of 1996. तो ये पूरा सीक्वेंस तुमको एक साथ करना पड़ेगा. अगर तुमने एक भी मिस किया तो यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द रियल एसेंस ऑफ व्हाट इज आर्टिकल 40. तो आर्टिकल 40 आपने कैसे प्रॉमिस निभाया? हमने आर्टिकल 40 निभाया बाय 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1992. आर्टिकल 41, 42, 43 एक साथ पढ़ना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये सब वर्क से रिलेटेड है. जैसे आर्टिकल 41 says right to work, to education and to public assistance in certain cases. Certain cases? कौन से केसेस में पब्लिक असिस्टेंस दोगे सर? सर्टेन केसेस में. अरे सर बताओ उसे कौन से पब्लिक असिस्टेंस? पब्लिक असिस्टेंस हम देंगे इन दोज केसेस वेयर देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, ओल्ड एज, वेरी गुड, सिकनेस, यस, डिसेबलमेंट, एंड इन एनी केस ऑफ अनडिजर्व्ड वांट. तो स्टेट देगा तुम्हें, ओके, पेंशन देगा, स्टेट देगा तुमको, अगर इंजरी हो गई तो कॉम्पेंसेशन देगा, ये देंगे. ओके, क्यों देंगे? बिकॉज इट इज आर्टिकल 41. इट इज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू एनफोर्स DPSPs while they are governing and in the process of making laws. Very nice. तो आर्टिकल 37 तुम अटैच कर सकते हो आर्टिकल 41 से. सर मैं कितना एक्सपेक्ट करूं पेंशन से? बेटा मुझे नहीं पता. क्यों? क्योंकि स्टेट उतना पैसा देगा जितना उनके पास पैसा है. तो उनकी इकोनॉमिक कैपेसिटी के बेसिस पे आपको पैसे मिलेंगे. वेरी गुड. आर्टिकल 42 says just and humane conditions of work प्रोवाइड किया जाएगा. और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज मैटरनिटी रिलीफ. ओके, सो मैटरनिटी रिलीफ पे क्वेश्चन आया कि मैटरनिटी रिलीफ कंपलसरी है क्या? बिल्कुल कंपलसरी. क्यों? क्योंकि वो आर्टिकल 42 में shall be the duty of the state to enforce DPSPs while governing the country
and while passing laws. आर्टिकल 43 में एक बड़ा ब्यूटीफुल वर्ड आता है एंड दैट वर्ड इज लिविंग वेजेस. सर लिविंग वेजेस तो हमने पढ़ा हुआ है, हमने आर्टिकल 23 में पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ. तुमने जो पढ़ा था वो था मिनिमम वेजेस. मिनिमम वेजेस तो देने ही पड़ते, वरना उसको बेगार बोलते. क्या बोलते उसको? बेगार. सो बेगार में तो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23 है. ये मिनिमम वेजेस नहीं है, ये लिविंग वेजेस है. लिविंग वेजेस मतलब ये वो अमाउंट ऑफ मनी होता है जो अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग है, तो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा. ओके, व्हाई? बिकॉज धीरे धीरे कॉस्ट ऑफ लिविंग चलती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो हमको इसको रिवाइज करना है. दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मिनिमम वेजेस एंड लिविंग वेजेस. So 41 must be read with 42, 42 must be read with 43. Okay, so these three are those DPSPs which are somehow connected to one another with right to work, right to education, and right to public assistance in certain cases. Article 41. Article 42 deals with just and humane conditions of work. Article 43 deals with living wages, etc. Sir, ये etc कैसे लिख देते हो आप? etc भी लिखा जा सकता है. क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी और भी चीजें देंगे. जैसे हम तुम्हें अपॉर्चुनिटी देंगे टू एंजॉय योर कल्चर. हाउ? फिर छुट्टियां देंगे कि देयर आर रेगुलेटेड डेज इन द कैलेंडर. क्यों दिया जाता है? दिवाली, ईद, क्रिसमस क्यों, गुरपूरब क्यों मनाने को बोल रहे हैं? इसलिए मनाने को बोल रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट अ मशीन, यू आर अ ह्यूमन बीइंग. तो हम वेलफेयर स्टेट है, तो हम आर्टिकल 41, 42, 43 देंगे. वेरी गुड. फिर हमने बनाया आर्टिकल 43A. बनाया मतलब क्या सर? मतलब ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आया. ये भी सर वर्क रिलेटेड है. कैसे वर्क रिलेटेड? इसलिए बिकॉज यहां पर लिखा स्टेट शैल टेक स्टेप्स बाय सुटेबल लेजिस्लेशन टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग्स, एस्टैब्लिशमेंट्स एक्सेट्रा. सर लेबर के बिना फैक्ट्रीज काम नहीं करती. तो आपने सब कुछ दे तो दिया, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, फला ये सब कुछ दे तो दिया, लेकिन सर आपको ट्रेड यूनियंस को भी तो लीगल सैंक्शन देना है. हाँ हाँ, ले लो. कहां से? आर्टिकल 43A से. तो आर्टिकल 43A गिव्स लीगल सैंक्शन टू ट्रेड यूनियंस. वेरी गुड. सो आर्टिकल 41, 42, 43 एंड 43A. तो अब देखो कैसे कनेक्ट करना होता है. ओके, ऐसे नहीं मार्क्स आएंगे. 41, 42, 43 and 43A are all dealing with the labor or work related problems, and that is why you should read all of them together. Now उसी तरह से हमने आर्टिकल 43B भी किया. क्यों सर? ये भी वर्क रिलेटेड है, लेकिन इन अ डिफरेंट वे. हम यहाँ पे हमने लीगल सैंक्शन दे दिया टू प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. सर हमने दे दिया मतलब हमने 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में इसको इंट्रोड्यूस किया. तो सर कोऑपरेटिव सोसाइटी तो पहले भी बनती थी. कहाँ बनती थी? बनती थी ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में, दैट इज आर्टिकल 19(1)(c) में. हाँ, वो तो फंडामेंटल राइट था. ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये डीपीएसपी है. मैंने तुम्हें क्या बोला था? दोनों का जीनस करीब करीब सेम है. ये लोग अलग अलग स्पीशीज के, लेकिन जीनस सेम ही है. तो वो भी राइट है, ये भी राइट है. वो गारंटेड है, ये नॉन गारंटेड है. तो हाउ विल यू कनेक्ट दिस? सो यू कैन कनेक्ट दिस टू आर्टिकल 19(1)(c), जहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए तो जा सकते थे, एसोसिएशन बन तो सकती थी, लेकिन उसको लीगल सैंक्शन कहां से मिला? उसको लीगल सैंक्शन मिला आर्टिकल 43B से. So this was added by the 97th Constitutional Amendment Act 2011. Now this comes as a very volatile topic. Volatile topic क्यों? Article 44. Much discussed, much in controversy, always an important question. Article 44 says the state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code. Now ये बहुत डिटेल टॉपिक है. जब मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं इसको करीब 1-1.5 घंटा पढ़ाता हूँ. ओके, why? Because it is a fine mixture of everything that you should know in polity, constitution and law, of बहुत सारे principles है. But obviously it is not possible for me to deal over here in that kind of detail. Obviously the crucial case जो इस बारे में पढ़ना है is the शाहबानो case. Okay, so शाहबानो case. तो शाहबानो केस क्यों पढ़ रहे हो? शाहबानो केस इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज शाहबानो केस ने हमको ऐसा अलार्म क्लॉक्स करके उठाया. ओके, उठा दिया इंडियंस को. मतलब क्या? लेकिन दिस ह्यूज केस, मोहम्मद अहमद खान वाज द शाहबानो एंड अदर्स ऑन 23rd April 1985. ओके, इस जजमेंट ने सबको हिला के रख दिया. It led to such a volatile environment all over India because of this non-uniformity of uniform civil code that
we were close to huge riots and huge communal environment all over India. क्यों हुआ? इसीलिए हुआ because शाह बानो केस was reminding you कि एक वजह थी. There was a reason why Dr. Ambedkar and the founding fathers wanted uniform civil code to happen. एक कंट्री की डेफिनेशन होती है, एक कंट्री एक नेशन की डेफिनेशन होती है यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉज, फिक्स बाउंड्री एंड अ फिक्स पॉपुलेशन. अगर हमारे पास यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉज नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पर हम पर्सनल लॉज की बात कर रहे हैं. So Muhammad Ahmad Khan was a Shah Bano case, was a dispute or rather a case in which constitutional bench of Supreme Court को ये काम हो गया था that to understand whether Muslim Marriage Act is violating or Muslim Marriage Act is being violated by section 125 of Criminal Procedure Code. It is a very detailed topic. I cannot touch that because वो start करते काफी देर हो जाता है. But अगर हमने ऐसे नहीं किया, Hindu personal laws, Muslim personal laws, Christian personal laws, every personal law should be made into one single personal law. यहाँ पर important word याद रखना, यहाँ civil laws की बात नहीं हो रही बेटा, ऐसे topic बहुत detail में है. I'm again and again telling you, I want to discuss them with far more detail, but it is not possible on these videos. Okay, please, you're most welcome to join us on our courses, जहाँ पर इनको बहुत detail में हम करते हैं. I'm just telling you, मेरा सिर्फ तुम्हें राय देना मेरा काम है, but these are very hot topics. अगर खुद कर सकते हो, might as well do it. But in 9 out of 10 cases, मुझे नहीं लगता aspirants should try this by doing by themselves. Either ways, एक argument on both sides that there is no uniformity over UCC. एक साइड पे बोला जाता है कि हमारा जो इंडिया का प्लूरलिज्म है, ओके, जिसे बोला जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो ही खत्म हो जाएगा सर जैसे ही अपनी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया. तो दिस इज वन साइड ऑफ आर्ग्यूमेंट. On the other side, okay, the Supreme Court says no, we want an entire uniform civil code all over India. और वो गोवा का एग्जाम्पल देते हैं. गोवा इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टेट जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड इन्फोर्स हो गया है. So there is a huge dispute and very many questions. So ये क्वेश्चन खासकर has become very important in the context of the Shaira Bano case, the triple talaq case, and so on and so forth. It is very important that आपको UCC पूरी तरह से मालूम हो. Either ways, क्योंकि हमारा इस टाइम का वीडियो is only related to the DPSP, तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता रहा हूँ, आर्टिकल 44 which had been an instruction, जो एक इंस्ट्रक्शन दी गई to by the Constitution of India to the state कि तुम लोग बनाओ यूनिफॉर्म सिविल कोड, was not done. And Shah Bano case was a huge example of that reminder call, and that is why it is very sadly and unfortunately called as the unfulfilled dream of the founding fathers of the Constitution. Multiple questions, एक पूरा prelims का एग्जाम अलग से यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बनाया जा सकता है. तो प्लीज डू इट very categorically and completely. All right. Next is Article 45. यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन. इसको जरा ध्यान से देखो. यहाँ पर लिखा हुआ था that the states are endeavored to provide within a period of 10 years. What? Yes. ये पहला ऐसा आर्टिकल मुझे दिख रहा है पूरे डीपीएसपी में जिसमें ऐसे प्लेन वेनिला टाइप इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाए कर लो, endeavor कर लो. No, Dr. Ambedkar was very sharp about it. The founding fathers was very. By the way, whenever I use the word Dr. Ambedkar, because he is very, he's my favorite, इसलिए मैं उनका नाम ले लेता हूँ. Whenever I say Dr. Ambedkar, please understand that the entire founding fathers of the Constitution, the entire Constituent Assembly. I'm in love with Dr. Ambedkar, इसलिए मैं बार-बार Dr. Ambedkar बोल देता हूँ. So don't take it to heart. Okay. Now, डॉक्टर अंबेडकर ने किसी वजह से यहाँ पर टाइम लिमिट दे दिया. उन्होंने 10 इयर्स का टाइम लिमिट दे दिया. क्यों? क्योंकि ये अर्जेंट था. व्हाई? बिकॉज ये अर्जेंसी एजुकेशन में बड़ी जरूरी थी. तो सर एजुकेशन इतना अर्जेंट क्यों है? बिकॉज एजुकेशन से चॉइस एंड डिग्निटी मिलती है. चॉइस एंड डिग्निटी तो मैंने कहीं और भी वर्ड सुना हुआ है. यस, तुमने सुना हुआ है. कहाँ सुना हुआ है? आर्टिकल 21 में. तो मनेका गांधी केस में बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो वर्ड लाइफ आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. तो उसमें जो वर्ड लाइफ लिखी हुई है ना, उस लाइफ का बहुत ब्रॉड मीनिंग है. इट इज नॉट मियरली लिविंग, इट इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी. करेक्ट. तो एजुकेशन भी चॉइस एंड डिग्निटी दे रहा है और आर्टिकल 21 में भी चॉइस एंड डिग्निटी लिखा है. तो ये भी अर्जेंट है जैसे वो अर्जेंट है. तो इसी वजह से हमने आर्टिकल 45 से मोटिवेट हुए और हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 पास किया.
क्या करने के लिए सर? हमने इसी स्पिरिट को लिया और आर्टिकल 21A लिख दिया, दैट इज द फ्री राइट टू फ्री एजुकेशन, यानी कि हमने डीपीएसपी को कन्वर्ट कर दिया इनटू अ फंडामेंटल राइट। ऑसम। इसका मतलब आप देखो, तुम लोग यही बात बोलते हो ना, कैसे हम लोग बोलते हैं कि वाटर होता है, वाटर, ओके, तो वाटर इज लिक्विड, फिर हम वाटर को फ्रीज कर देते तो आइस बन जाता है, फिर उसको हम और गर्म कर देते हैं तो वो वापस वाटर बन जाता है, फिर और गर्म करते हैं तो वो स्टीम बन जाता है। तो अगर कोई चीज एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब है सबके कैरेक्टरिस्टिक सेम है। सर ये आप बीच में फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे हो? मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं तुमको बड़ा सॉलिड मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? अगर डीपीएसपी का उठाकर हम डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब है दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। क्या फिजिक्स पढ़ा है मैंने? मतलब ये भी राइट है, वो भी राइट है। और यही मेरा पहला क्वेश्चन था, आर डीपीएसपीज माय राइट्स? यस, माय डीपीएसपीज आर राइट्स। व्हाई? बिकॉज फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज एक ही स्पीशीज, एक ही जीनस के, देयर आर डिफरेंट स्पीशीज बट दे आर ऑफ द सेम जीनस। इसीलिए हमने आर्टिकल 45 से मोटिवेट हुए और आर्टिकल 21A बना पाए, वरना ये बनता ही ना। सिंपल सी बात। Next is Article 46. Article 46 is promotion of educational and economic interests of scheduled castes, scheduled tribes and other weaker sections. सर ये तो मुझे समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि ये हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी का बैकग्राउंड है। ओके, हम रिजर्वेशन देना चाहते हैं टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वीकर सेक्शन। सर यही अगर तुम्हें याद है, तुम्हें अगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आर्टिकल 15 में लिखा हुआ था, सो दिस वाज आर्टिकल 15, इट सेड that there shall be no discrimination on the grounds of race, religion, caste, sex or place of birth. Yes, okay. तो ये भी लिखा हुआ था that race, religion, caste, sex और place of birth पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। और यहाँ पर आर्टिकल 46 में आपने लिखा कि हम लोग स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करेंगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। So now you are understanding that there is a possibility of a dispute. In fact, Article 15 or Article 29 on one side and on the other side with regards to Article 46. ये important कॉन्फ्लिक्ट था। फिर आई होप तुम्हें सब लोगों को याद, अगर नहीं वॉच किया हुआ तो प्लीज मेरा वो वीडियो वॉच कर लेना, जिसमें मैंने चंपकम दोराय राजन केस समझाया था। तो चंपकम दोराय राजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट वाज आर्ग्यूड इन 1950 इन द सुप्रीम कोर्ट। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं दोनों के क्लैश में बोला था, व्हेनेवर देयर इज अ डिस्प्यूट, मैं फिर बोल रहा हूं, व्हेनेवर देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन डीपीएसपीस एंड फंडामेंटल राइट्स, इट विल ऑलवेज बी फंडामेंटल राइट्स व्हिच विल प्रिवेल। तो हम आर्टिकल 46 के तहत क्या हम रिजर्वेशन दे सकते हैं? दे सकते हैं ओनली एंड ओनली अगर तुम कोई एक्सेप्शन डालो बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो हमने कौन सी अमेंडमेंट की थी? हमने चंपकम दोराय राजन केस के बाद जब हमें डिस्प्यूट समझ में आ गया कि फंडामेंटल राइट्स ऑन द वन साइड कुछ और बोल रहे हैं और डीपीएसपी ऑन द अदर साइड कुछ और बोल रहे हैं, तो द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में हमने आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 डाला था। क्या डाला था? आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4, जिसमें बोला गया कि स्टेट कैन प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजंस फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस? यस सर, यहाँ तो वीकर सेक्शन लिखा हुआ है। एकदम सही। पार्लियामेंट ने इसको सोचा, देखो माय फ्रेंड्स, 99.9% इंडिया को समझ में नहीं आता, तुमको समझ जाना पड़ेगा, दिस इज टॉप ऑफ मटेरियल। वर्ड था आर्टिकल 46 में वीकर सेक्शन, लेकिन पार्लियामेंट ने उसको इंटरप्रेट किया कि हम वीकर सेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। हम वीकर सेक्शन को डिफाइन करेंगे बाय द वर्ड बैकवर्ड क्लासेस। ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, ब्यूटीफुल रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। अगर तुम इसको डिटेल में करो जैसे हम लोग क्लास में करते हैं, तो तुम्हें इतनी चीजें समझ में आ जाती है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन चलता है और कैसे लॉ होता है और कैसे पार्लियामेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी थी एंड व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ इंदिरा सानी केस। I'm sorry I cannot stretch it out in this video, but it is an awesome opportunity for you to study reservation policy। करके जाना है, 0 से लेकर 100 तक सब कुछ आना चाहिए। Next is Article 47, duty of the state to raise the level of nutrition and standard of living and to improve public health। ये तो आजकल बड़े खबर में आ रहे होगा। ओके, कोरोना वायरस इन्फेक्शन पूरे कंट्री में स्प्रेड हुआ है, जो भी स्टेट से हो सकता है, जो भी हो सकता है, चाहे वो सैनिटेशन से रिलेशन हो, चाहे वो हेल्थ से हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज हो, ये सब स्टेट को करना है, ये उनकी ड्यूटी है। कितना लॉस हो रहा होगा इकोनॉमी का कोई बात नहीं, पहले हाईएस्ट टाइम इज आर्टिकल 47
हमें इंश्योर करना है न्यूट्रिशन। इसी बेसिस पर मिड डे मील प्रोग्राम्स लॉन्च किया जाता है, इसी बेसिस पर हम लोग इंश्योर करते हैं कि विटामिन सप्लीमेंट्स मिले, ओके, आयरन सप्लीमेंट्स मिले टू लेडीज हु आर प्रेग्नेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 47 में फिर से क्लियर करेंगे, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू फॉलो डीपीएसपीस while doing governance or while passing laws. Are you understand? एक और important बात है, इसमें होता है that the state can also prohibit certain intoxicating substances which are injurious to health except for medicinal purposes. Very good. तो आपने देखा हुआ NDPS एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस प्रोहिबिशन एक्ट, क्या है ये? सो ड्रग्स नहीं अलाउड है, प्रोहिबिटेड है। कैसे कैसे स्टेट प्रोहिबिट कर सकता है? Because they get the power under Article 47. Same is with liquor ban, the alcohol prohibition, जैसे स्टेट ऑफ बिहार में है। कैसे किया नीतीश कुमार गवर्नमेंट ने? नीतीश कुमार गवर्नमेंट गेट्स मोटिवेशन फ्रॉम आर्टिकल 47। वेरी गुड। नेक्स्ट इज आर्टिकल 48, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो इसमें लिखा है स्टेट शैल एंडीवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन। सर ये हमने पढ़ा हुआ है, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन, ये सब क्या है? These are all the revolution जिसमें स्टेट ने बहुत मेहनत करी, क्या करने के लिए? ताकि एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री कम्स ऑन मॉडर्न साइंटिफिक लाइन। और क्या बोलते हैं? लोन वेवर्स, ओके, हम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में नहीं लेते, ओके, ये सब क्या हो रहा है? नबार्ड बनाना, सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करना, फसल बीमा योजना, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, व्हाट इज ऑल दिस? दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम आर्टिकल 48। सर इसमें एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसमें लिखा है that they can also prohibit slaughter of cows and calves and other draught cattle. ये बड़ा important word है। So this is again I cannot go into details of it. So a very important case, okay, a very important case is the Mohammad Hanif Qureshi versus state of Bihar. वो केस से हमें ये पता चलता है कि कब you can stop the slaughter of cows and when can you allow it. So the point here is, how can the state prohibit slaughter of cows? If they can do it only under Article 48. So there are many judgments. Sorry, as I said, it's not possible here. But of course, जो लोग ने मेरी क्लास अटेंड की, they know that we have gone into detail of it part. But very important part here, what I would like you to understand over here is that ये DPSPs है. So you can only enforce them by passing laws. Okay. Article 48A. सर ये फिर से आया, ए मतलब आपने अमेंडमेंट किया, मैंने नहीं किया। 42nd अमेंडमेंट 1976 में किया। ओह ऑसम, ओके। सो 48A इज आल्सो एडेड बाय अमेंडमेंट। ये क्या बोल रहे हैं? इट इज इन प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, ये क्या है सर? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किसके अंडर आता है? इट कम्स अंडर आर्टिकल 48A। एनजीटी एक्ट 2010 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किसके अंडर आता है? आर्टिकल 48A। So again, how are these DPSPs enforced? These DPSPs have been enforced by passing laws. Very nice. Next is Article 49, protection of monuments and places and objects of national importance. Very good. तो हमने हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर करते हैं। वेरी नाइस। हम लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पैसे देते हैं, उनको फंडिंग करते हैं, दे हेल्प अस आउट एंड इंश्योरिंग कि मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्व करें। हम स्मगल नहीं होने देते हमारे आर्टिफैक्ट्स को, हमारे प्रेशियस ट्रेजर्स को। क्यों? बिकॉज ऑफ अमास्टर एक्ट, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स एंड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। अगर तुमने ऐसा कोशिश किया तो इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। फिर से लॉ बोला सर आपने? यस। तो हमने एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, अमास्टर एक्ट पास किया। फिर से डीपीएसपीस आर एनफोर्स्ड बाय पासिंग लॉज। आर्टिकल 50, वेरी इंपॉर्टेंट, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। इरादा क्या है? इरादा है जुडिशियल इंडिपेंडेंस मेंटेन करने का। इरादा यह है कि एग्जीक्यूटिव शुड नॉट इंटरफेयर इन जुडिशरी। अगर ये नहीं होगा तो जुडिशरी विल नॉट बी एबल टू फंक्शन फियरलेसली विदाउट बायस। तो सर ये तो बड़ा जरूरी है। बड़ा जरूरी क्यों है? क्योंकि इससे रूल ऑफ लॉ मेंटेन रहता है। अगर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में आ जाए तो सब कुछ खराब हो जाएगा। रूल ऑफ लॉ खत्म, रूल ऑफ लॉ खत्म तो इंडिया खत्म। Hence, Article 50 इतना जरूरी है कि हमने इसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मान लिया। वाओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इस 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2014, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 को स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015 में नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था।
सर क्यों बता रहे हो ये? अरे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था। 899 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 ने आर्टिकल 124A इंट्रोड्यूस किया था। समझने की कोशिश करो। Which was dealing with National Judicial Appointments Commission. नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन किस बेसिस पे वायोलेट नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया था? दैट इट इज वायोलेटिंग आर्टिकल 50। ऑसम क्वेश्चन। एनजेएसी किस बेसिस पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के खिलाफ था? बिकॉज इट वाज वायोलेटिंग आर्टिकल 50। Last is Article 51, promotion of international peace and security. States are endeavored to promote international peace and security, maintain just and honorable relationship between nations, foster respect of international law and treaty obligations, etc. And सबसे important, encourage settlement of international disputes by arbitration. ये बड़ा important है because alternate dispute resolution is a very important topic that all of you should know. Very good. तो सर हमारे पास तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंपोनेंट हो गया, दैट इज आर्टिकल 51। तो हम रोग कंट्री नहीं, हम रिस्पॉन्सिबल कंट्री। अगर हम कोई ट्रीटी साइन करते हैं, हम कोई कन्वेंशन साइन करते हैं, कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो हम उसको निभाएंगे। वी विल एंश्योर दैट वी फॉलो दोस ट्रीटीज, दोस एग्रीमेंट्स, दोस कोवेनेंट्स व्हिच वी हैव अग्रीड टू। अगर हम नहीं करेंगे तो वी आर वायोलेटिंग आर्टिकल 51। तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू फॉलो दीज DPSPs in governance of the country. Essay, my friends, you have to understand polity, the underlying essence को पढ़ना. It is very easy for me to give you a 360-degree view in 1 hour, but it is very difficult for me to deal with these topics in detail over here. मैं तुम्हें subject, okay, and ensure that you will be a part of this next thing also, which I must announce. There is a course which is relationship to mock test. So the next mock test is on 12th April of 2020 और उसका detailed analysis मैं ही करूँगा. So please make sure that you are a part of these mock tests. These mock tests will ensure that you will get this rock solid preparation, understanding कैसे होने वाला है. तो Unacademy पे ये free mock test है. उसके बाद 26th April को होगा, उसके बाद 10th May को होगा, and उसके बाद 24th May को भी होगा. 24th May, last day तक भी you will have Unacademy courses. So I hope and pray that you are successful in your endeavor and we live by the dream of Unacademy. Let's crack it. Until next time, my friends, God bless and thank you.